हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स सॉल्व पेपर। दिस इज उत्कर्ष भार्गव और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा का लेटेस्ट यूनिट टेस्ट एंड दिस इज सेट ए। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is about the classification of data on the basis of time period. टाइम पीरियड पे कौन सी क्लासिफिकेशन होती है? द आंसर ऑफ दिस इज ऑब्वियसली chronological classification, but you should know about the rest of the types. Guys, geographical classification is done on the basis of location, right? Chronological is on the basis of time period, a timeline. Then qualitative classification is done on the basis of a qualitative variable. Qualitative variable जैसे कि your gender, जैसे कि your employment status, employment, unemployment, right? Or your area, so basically your rural, urban, तो उसको आप बोलते हैं qualitative classification, right? Then quantitative classification क्या होता है कि जब आप किसी quantitative variable के basis पे data को classify कर रहे हो, जैसे age, profit, loss, height, weight, salary, तो ये होता है आपका quantitative classification. Next is define statistics as a singular noun. Now what is the meaning of this singular noun? So that is statistics in singular sense. You must have studied about the definition of statistics in singular sense and in plural sense in the very first chapter of statistics. तो क्या है in singular sense? It is the process of collection, organization, presentation, analysis and interpretation. So statistics is the process of these things, right? तो ये हुई आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की डेफिनेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन एन ARQ. अगर आप लोग assertion reason क्वेश्चन बहुत इनिशियल फेज में देख रहे हैं, सो लेट मी टेल यू कि ARQ को सॉल्व करने का एक तरीका होता है गाइस. तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि assertion और reason क्या दोनों ट्रू हैं. अगर दोनों ट्रू नहीं है, यानी उनमें से एक भी अगर फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है. उस केस में आपका आंसर होगा या तो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, राइट? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. बच्चों के लिए प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों ही स्टेटमेंट्स उनको करेक्ट दिखें, और तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम ऑप्शन ए को चूज करें या ऑप्शन बी को. तो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं हम. क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिलेटिव प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स व्हाइल सेलेक्टिंग द प्रोडक्शन टेक्निक. दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. हम ये सारी चीजें कंसीडर करते हैं एक प्रोडक्शन टेक्निक चूज करने से पहले. रीजन इज choice of technique needs to be adopted and used in the process of production. Make sense? तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि सर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से किसको चुने, तो मेरी एक बड़ी बेसिक सी ट्रिक है. आप असर्शन पूरा रीड करें और रीजन रीड करने से पहले लगा ले बिकॉज, और देखें क्या वो एक प्रॉपर स्टेटमेंट बना रहा है. इफ यस, गो ब्लाइंडली विद ऑप्शन ए. जैसे आप इसी क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा हुआ है? द रिलेटिव प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर व्हाइल सेलेक्टिंग द प्रोडक्शन टेक्निक बिकॉज चॉइस ऑफ टेक्निक नीड्स टू बी अडॉप्टेड एंड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. सो दे आर टोटली मेकिंग सेंस टुगेदर. सो द आंसर इज क्लियरली ऑप्शन ए, राइट? मैं बता दूं कि ये आपका सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस का पार्ट है कि आप कोई भी टेक्निक, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, रिमेंबर, ये चूज करने से पहले आप क्या क्या देखते हैं? रिलेटिव प्राइस, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल. अगर आपकी कंट्री एक लेबर अबंडेंट इकोनॉमी है तो आप क्या यूज करते हो वहां पर? लेबर इंटेंसिव टेक्निक. एक कैपिटल अबंडेंट इकोनॉमी है जैसे कि कोई डेवलप्ड नेशन लाइक यूएसए, वहां पर पैसा ज्यादा है, तो आप वहां पर क्या यूज करोगे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, राइट? तो ये टॉपिक वो है आपका. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री? कंट्री की पॉपुलेशन एस्टिमेट करने के लिए गाइस हम यूज करते हैं सेंसस मेथड, राइट? सेंसस को यूज किया जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th. फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट distinguish between descriptive statistics and inferential statistics.
पहली बात तो ये कि ये टॉपिक आपको बहुत कम टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलता है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है एक्चुअली इनकी डेफिनेशंस। सो गाइस, सबसे पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एज इट नेम सेज, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच डिस्क्राइब। सो गाइस, दिस इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच यूज द मेथड टू समराइज, टू डिस्क्राइब द डेटा, राइट? तो इसके अंदर आप अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द डेटा, बी इट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और टेकिंग आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आप स्टैटिस्टिक्स में आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। Whereas inferential statistics is used to make out the conclusion and finally further projections in policy making. तो ये होती है आपकी inferential statistics, जो इन्फ्रेंस करे या फिर आपका एक फाइनल कंक्लूजन आपको निकाल के दे, जिससे आप फर्दर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग कर सको। So that is your inferential statistics. Now let's start question number 6th. Now question number 6th is a question based on a less than table. तो गाइज यहां पर एक लेस देन टेबल आपको गिवन है, जो कि थोड़ी अलग फॉर्म में गिवन है। आपको पहले इसको एक नॉर्मल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अ नॉर्मल टेबल। सो इट्स अ लेस देन सीरीज, सो लेट्स ट्राई टू फॉर्म द टेबल हियर। सो वी हैव गॉट अ लेस देन सीरीज, सो इट इज लेस देन 3 स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस देन 3 मार्क्स। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास इज योर 5, कि लेस देन 3 स्कोर करने वाले 5 बच्चे हैं। देन लेस देन 6 स्कोर करने वाले कितने हैं? 12। लेस देन 9 स्कोर करने वाले कितने हैं? 25। एंड देन लास्ट लेस देन 12 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? 33, राइट? नाउ गाइस, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ नॉर्मल सीरीज। तो नॉर्मल सीरीज हम यहां ऊपर कर लेते हैं। सो आप यहां पर शो करेंगे मार्क्स, और सिंस इट वाज अ लेस देन सीरीज गाइस, आई होप आप बच्चों ने ये चीज पकड़ी होगी कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं, क्या होती है? चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या होती है ये? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट? ये होती है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जब क्योंकि मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी। बेसिकली गाइस, ये लेस देन सीरीज की फ्रीक्वेंसी है। अगर आप इसको क्लास इंटरवल के साथ लिखते हैं तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो मार्क्स अब आपके कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? नाउ यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ नॉर्मल क्लास इंटरवल, सो इट वुड बी 0 to 3, राइट? तो 0 to 3 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? 5। देन लेस देन 6 स्कोर करने वाले थे 12। अब आप क्या करेंगे? इसको कर देंगे 3 to 6। अब 3 to 6 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? इन दोनों का डिफरेंस, 5 और 12 का डिफरेंस, विच इज 7। देन नेक्स्ट 6 to 9 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? 12 और 25 का डिफरेंस, दैट इज 13, राइट? एंड लास्ट 9 to 12 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? इन दोनों का डिफरेंस, एंड दैट इज 8, एंड योर आंसर इज डन। सो दैट इज हाउ आपको आपकी टेबल प्रिपेयर करके दिखानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डेटा पब्लिश्ड इन सेंसस ऑफ इंडिया? सेंसस ऑफ इंडिया में किस तरीके का डेटा पब्लिश किया जाता है? सबसे पहली चीज गाइस, सेंसस ऑफ इंडिया इज बेसिकली टू प्रेजेंट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल। नाउ सर, व्हाट इज दिस डेमोग्राफिक प्रोफाइल? Demographic profile is the characteristics of the population. So what kind of characteristics we are talking about here, which we show in the census of India? Like the birth rate, death rate, infant mortality rate, morbidity rate, maternal morbidity, sex ratio, life expectancy, ये सारी चीजें सेंसस ऑफ इंडिया में प्रेजेंट की जाती है। दूसरी तरफ एक और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है NSSO, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। वो बेसिकली डेटा प्रेजेंट करती है, पब्लिश करती है अबाउट द इकोनॉमिक्स, राइट? जिसमें आप कंट्री रिलेटेड, कंट्री के इकोनॉमिक्स रिलेटेड डेटा ज्यादा देखते हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लैंड होल्डिंग्स, द लाइफ स्टॉक ऑफ द पीपल, राइट? तो ये सारी बेसिक चीजें NSSO कवर करता है। नेक्स्ट, स्टेट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कोई भी 3 आप क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स बता सकते हैं, लाइक इट मेक्स डेटा मोर प्रेजेंटेबल, मोर इफेक्टिव, राइट? इजी टू कंपेयर, यू कैन इजीली कंपेयर द डेटा, राइट? एंड इट मेक्स द डेटा मोर प्रोडक्टिव, मोर अट्रैक्टिव। तो ये आपके बेसिक मेरिट्स हैं क्लासिफिकेशन के, राइट?
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ पॉइंट बिलो द पीपीसी इंडिकेट? पीपीसी के नीचे का कोई पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? सो गाइस, दिस इज योर पीपीसी. ऑन द एक्स एक्सिस यू टेक गुड एक्स, ऑन द वाई एक्सिस यू टेक गुड वाई, एंड दिस इज योर नॉर्मल कॉन्केव शेप पीपीसी. और पीपीसी के नीचे कोई बंडल क्या शो करता है? शो करता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस. सो दिस इज शोइंग योर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री. Right? Next, what does increasing MOC along a PPC mean? Guys, along the PPC, your MOC or MRT increases. Now, what does it mean? It means that in order to increase the production of one good, you need to sacrifice more and more units of another good. What is the formula of MRT? MRT is the technical version of MOC, guys. The formula is delta loss by delta gain. Right? This is the formula. अब आप ये बोल रहे हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है. So guys, आपका जो PPC है वो कॉन्केव शेप का होता है towards the point of origin because of what? Because of increasing MRT. अब increasing MRT हमें समझ में आया that you need to sacrifice more and more units in order to increase the production of another good. तो ऐसा क्यों होता है सर? उसके पीछे का एक बेसिक रीजन होता है गाइस, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट. अगर आप किसी एक चीज की प्रोडक्शन में और डीप चलते चले जाओगे, आपको दूसरी चीज को और ज्यादा सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि अब वहां से कमबैक पॉसिबल नहीं है. राइट? अब आपको पता है कि से आपके पेरेंट्स अगर डॉक्टर हैं, सीए हैं, या कोई और प्रोफेशनल है, वो अगर आप उनको ये बोलो कि नहीं आप जो कर रहे हो वो छोड़ छाड़ कर आप कुछ और ट्राई करो, चलो क्रिकेटर बन जाओ या सिंगर बन जाओ या फिर से कोई और आप प्रोफेशन पकड़ लो, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर देम टू कम बैक. क्यों? क्योंकि ओवर टाइम उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है. The same thing happens in the field of production, guys. आप जैसे जैसे किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत डीप चलते चले जाते हैं, आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इंक्रीज होती चली जाती है. और इसी चीज को हम प्रेजेंट करते हैं ये लिख के that resources are not equally efficient. That is why your MOC increases. Right? So what does increasing MOC along a PPC means? That you need to sacrifice more and more units. Why? Because the resources are not equally efficient. That is how you need to answer this question. Question number 10. A large number of technical training institutions have been started by Government of India. State its economic value in context of PPC. So the government has started the technical training institutes. तो basically क्या हो रहा है यहाँ पर? Skill formation. और guys, अगर skill formation हो रही है तो उससे क्या हो रहा है? Human capital formation. मैं आप सब बच्चों को एक बात यहां पर एक लेसन देता हूं, ऐसी कोई भी पॉलिसी जो कंट्रीब्यूट कर रही हो ह्यूमन कैपिटल में. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? इट इज द स्टॉक ऑफ योर टैलेंट, योर नॉलेज, योर स्किल्स, राइट, योर एक्सपर्टीज, योर गुड हेल्थ. तो ऐसी कोई भी पॉलिसी जो इन चीजों में कंट्रीब्यूट कर रही हो, आपके ह्यूमन कैपिटल बिल्ड कर रही हो, उसका आंसर सिर्फ एक होगा और वो होगा आपका क्या? राइटवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी. राइटवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी, क्योंकि आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हो. सो क्लियरली दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर, दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट मोर टू द इकोनॉमी. राइट? तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं. क्लीन इंडिया मिशन, अगर आपके आसपास साफ सफाई होगी तो आप हेल्दी रहोगे, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे. सिमिलरली इसी और आप स्किल इंडिया मिशन के साथ जोड़ सकते हो कि स्किल फॉर्मेशन हो रही है, या फिर आप इसको जोड़ सकते हो अपना से एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन, सर्व शिक्षा अभियान. उससे जितना ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, लिटरेट होंगे, उतना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल बिल्ड होगा एंड दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट मोर. राइट? तो ऐसी कोई भी पॉलिसी जो ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड कर रही है, सीधा आंसर लिखें rightward shift, right? Because it is improving the efficiency of the existing resources, right? चलिए, next is our central problem, what
to produce? I believe कि मैक्सिमम बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा क्योंकि सबको पता है central problems are very very important, but still let me give my touch to this particular answer. So what is what to produce, guys? Now this particular problem is divided into two parts. The first is the choice of product and second is the quantity of the product. So choice of product is, you can take any example. Let's take the example of civil goods or war goods, or you can even take the example of your gun and butter, which is a very conventional example, or else you can take a very simple example of consumer goods and producer goods, right? So say we have got these two options, consumer goods and producer goods. Then उसके बाद आप quantity के अंदर ये लिखें that if we allocate all the resources for the production of consumer goods, then the production of producer goods will become zero and vice versa. Right? So we need to make choice that what kind of product we should produce by keeping the scarcity of resources in mind. So that is your what to produce. And the last question is distinguish between random sampling and mixed sampling methods. क्या होता है? Guys, random sampling is basically a method of sampling in which all the items have equal probability of getting selected. कि सबके सेलेक्ट होने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बिल्कुल सेम है, उसको बोलते हो आप रैंडम सैंपलिंग, जैसे कि लॉटरी मेथड. नाउ सर, व्हाट इज दिस मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड? मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड मींस दैट यू आर यूजिंग मल्टीपल मेथड्स टू कलेक्ट द सैंपल्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द सैंपल्स. तो जब आप एक से ज्यादा मेथड्स का यूज कर रहे हो, एक से ज्यादा मेथड्स सर, जैसे कि यू आर यूजिंग स्ट्रैटिफाइड एज वेल एज सिस्टमैटिक सैंपलिंग एज वेल एज से मल्टी स्टेज सैंपलिंग. सो यू हैव यूज्ड मल्टीपल मेथड्स टू कलेक्ट द सैंपल्स. तो उस केस में आपके एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट? सो वन क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज डिफाइन नॉन सैंपलिंग एरर. Let's see who will answer this in the comment box. So that's it for this video, guys. See you in the next paper. Till then, take care of yourself. Bye-bye.